एवरीवन, आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा सौर मंडल, सोलर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोलर सिस्टम है क्या। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वह सूर्य समेत 8 ग्रहों से मिलकर बना है। हालांकि 2006 से पहले 9 ग्रहों की मान्यताएं थी, लेकिन 24 अगस्त 2006 को प्राक सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दी गई और इसे बौने ग्रह के रूप में रखा गया। अब सवाल उठता है कि बौना ग्रह क्या है, या फिर और कौन कौन से बौने ग्रह हैं, ग्रहों को मान्यता देने का क्या है प्रक्रिया। ये सभी हम लोग जब प्लैनेट स्टार्ट करेंगे तो फिर वहां पर देखेंगे कि ग्रह के संदर्भ में बातें करेंगे। आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं सौरमंडल के संदर्भ में कि सौरमंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सौरमंडल का हमारा जो है एकमात्र तारा सूर्य है। मतलब हमारे सौरमंडल में एक ही तारा है और उसका नाम है सूर्य। ध्रुव तारा जैसी कोई परिकल्पना नहीं है, ठीक है। वो बस मिथकीय है, सोचे है हमारा अपना जो संस्कृति के अनुसार वो। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है दूसरा कि सूर्य का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है। तो नजदीक का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। फिर क्वेश्चन बनता है कि रात्रि के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो रात्रि के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है आपका साइनस या डॉग स्टार। तो ये 3 ऐसे चीजें हैं महत्वपूर्ण जो आपसे सौरमंडल के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर स्टार के बारे में, तारों के बारे में कि तारा है क्या। तो देखिए, तारा जो है चमक के आधार पर तारों को 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक वामन तारा और दूसरा विशाल तारा। अब सवाल उठता है कि इसमें से वामन तारा को ड्वार्फ स्टार और विशाल तारा को जेंट स्टार कहते हैं। तो सवाल उठता है कि वामन तारा और विशाल तारा किसको कहेंगे। तो वामन तारा वैसा तारा है जिसकी ज्योत्सना, जिसका लाइट जो है सूर्य की अपेक्षा कम हो। तो सूर्य की अपेक्षा अगर इसका प्रकाश, उसका प्रकाश लाइट जो कहिए कम है तो यह वामन तारा कहलाएगा, और सूर्य की अपेक्षा अगर इसका लाइट अधिक है तो यह विशाल तारा कहलाएगा। तो तारों का 2 रूपों में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। अब होता है कि तारों का जीवन चक्र कैसे चलता है। तो तारों का जो जीवन चक्र है वह मूलतः इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब सवाल उठता है कि तारों में ऊर्जा का स्रोत कैसे तारा अपने प्रकाश को संचित करता है। तो तारों में ऊर्जा का जो स्रोत है वह नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम में परिवर्तित होते हैं और इससे लाइट या फिर कह सकते हैं कि जो भी ऊर्जा है विमोचित होती है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसमें कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य के नाभिक में संलयन की घटना जो होती है, ठीक है। तो ये नाभिक जो है, नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा धीरे धीरे प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि नाभिकीय ऊर्जा से धीरे धीरे प्रकाश ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कहाँ घटित होती है, बल्ब में, सूर्य में, टेबल लैंप जो भी है, इस तरह से क्वेश्चन, मोमबत्ती में। तो याद रखिएगा तारों में होता है ऐसा घटना। अब हम बात करते हैं कि तारों का जो प्रवृत्ति है वो किस पर डिपेंड करता है। तो तारों की प्रवृत्ति जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और तारों का जो सूर्य का जो द्रव्यमान है वह 1.4 ms है। हमारा जो सूर्य है उसका द्रव्यमान है 1.4 ms, और इसे चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले आकलन जो है चंद्रशेखर ने किया था, भारतीय जो वैज्ञानिक है चंद्रशेखर ने। इसमें होता क्या है, तो घूर्णन के कारण सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे संलयन होता है वैसे वैसे केंद्र में जो है हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। एक समय में आकर क्रोड जो उसका केंद्र है वहां केवल हीलियम बचता है, और इस अवस्था में सूर्य का रंग बिल्कुल लाल सा हो जाता है। इस अवस्था को लाल दानव, रक्त दानव या रेड जेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये रहा आपका लाल दानव, रक्त दानव और रेड जेंट। केवल जब कब, तो कोर में जब केवल हीलियम बचता है तो ऐसी अवस्था को, ठीक है। देखिए कैसे फ्यूजन होता है हाइड्रोजन से हीलियम में, और केवल हीलियम बचेगा
उस अवस्था को बिल्कुल रक्त दानों, लाल दानों या रेड जेंट कहते हैं। इस अवस्था तक मतलब कि लाल दानों जो बनता है उस अवस्था तक प्रत्येक तारों की घटनाएं घटित होती है। मतलब प्रत्येक तारा की जो स्थिति है वो लाल दानों तक बनना ही बनना है। लेकिन इसके बाद कौन सी घटना घटित होगी इसके बारे में डिपेंड करता है उसके द्रव्यमान पर, जो हम लोग बता रहे थे कि इसके द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें मोटे तौर पर कि अगर सूर्य का द्रव्यमान जो हम देखते थे 1.4 ms, अगर इस द्रव्यमान से कम है और या इस द्रव्यमान से अधिक है, वही जो हम लोग वामन तारा और विशाल तारा की बात किए थे कि ऐसी अवस्था रहेगी तो द्रव्यमान के आधार पर क्या होगा। तो अगर द्रव्यमान कम है 1.4 ms से, तो तारा जो है अपना नाभिकीय ऊर्जा खो देती है और खोने के बाद वह श्वेत वामन में बदल जाता है। इसको व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। और ये व्हाइट ड्वार्फ जो होता है धीरे धीरे, इसे को हम जीवाश्म तारा या फॉसिल स्टार भी कहते हैं। ठीक है, तो किसे, वैसे तारे जिनका द्रव्यमान 1.4 ms से कम हो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा खोकर व्हाइट वामन या जीवाश्म तारा या फॉसिल स्टार में बदल जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये व्हाइट जो वामन था, जीवाश्म तारा, वो धीरे धीरे काला वामन में बदल जाता है। बिल्कुल उसी तरह समझिए कि लोहा जब गर्म होता है तो गर्म के बाद बहुत ज्यादा लाल होता है, फिर धीरे धीरे उसमें हल्का उजलापन लिया रहता है और लास्ट में फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा होगा वह काला बन जाता है। तो इसी प्रकार सूर्य में भी घटनाएं घटित होती है, बिल्कुल लाल, लाल से धीरे धीरे व्हाइट और व्हाइट से फिर ब्लैक, और ब्लैक ड्वार्फ बनने के बाद यह इधर उधर घूमता रहता है आकाश में। तो ये रहा। लेकिन अगर द्रव्यमान अधिक है तो क्या होगा? तो द्रव्यमान अधिक होगा तो लाल दानों, बताया था ना कि लाल दानों तक तो प्रत्येक सूर्य का घटना घटित होगा, मतलब प्रत्येक तारों का ये अवस्था तक आना ही आना है। लेकिन इसके बाद लाल दानों में अगर द्रव्यमान अधिक है 1.4 ms से, तो जो हीलियम का कोर बचता है तो वह और सिकुड़ता चला जाता है, मतलब और कंपैक्ट होता है, सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के कारण क्या होता है, विमोचित ऊर्जा निकलती है, इलास्टिक एनर्जी, विमोचित ऊर्जा निकलती है, और तारा का जो बाह्य आवरण है वो विस्फोट के साथ फट जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार समझिए जैसे बैलून में हम लोग क्या करते हैं, जब उसको प्रेशर देते हैं, दबाते हैं तो एक ब्लास्ट होता है। तो तारों में भी वही अवस्था होती है कि अगर द्रव्यमान पर सिकुड़ने के कारण और अधिक द्रव्यमान हुआ तो वो विस्फोट कर जाता है, और विस्फोट होने के बाद या विस्फोट होने की जो घटना है उसे ही हम लोग नोवा या सुपरनोवा कहते हैं। तो तारों का जो विस्फोट होने की घटना को नोवा या सुपरनोवा कहते हैं। नोवा मतलब हो गया कि तारों का जो विस्फोट होगा वो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होगा, उसका बाहरी आवरण थोड़ा सा फटता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर अगर विस्फोट होता है उसे सुपरनोवा कहते हैं। जैसे देखिए ये फिगर बताया गया, सुपरनोवा किस तरह तारा जो है वो फटा और ये घटना सुपरनोवा कहलाई। तो सुपरनोवा होता है। अब याद कीजिए हम लोग बैलून में, जब बैलून फटता है तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पार्ट होता है जो बीच में सबसे बड़ा बनता है, और हम लोग देखते होंगे उससे भी खेलते हैं। तो तारों में भी यही प्रक्रिया होती है, जब फटता है तो उसके बाद जो छोटा सा केंद्र का जो अवशेष है ना, वो बचा रह जाता है। इसी केंद्र को हम लोग अभिनव तारा कहते हैं, अभिनव तारा। सुपरनोवा के पश्चात उसका कोर छोटा हिस्सा बचता है और इस हिस्से को अभिनव तारा कहते हैं। ठीक है, अभिनव तारा कहते हैं। अभिनव तारा में जो केंद्र होता है वह अधिक वहां द्रव्यमान होता है, तो ये जो केंद्र है वो अधिक द्रव्यमान के कारण और सिकुड़ता चल जाता है, जिससे मुक्त घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन और साथ ही प्रोटॉन अधिक वेग पाकर इसके नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और नाभिक में केवल न्यूट्रॉन बचता है, इसलिए इसे न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा का ही नाम पल्सर है। तो इस प्रकार पल्सर जो है गति का सूचक है, जो पल्सर गाड़ी निकला है, शिप पर निकला है। तो खैर हम यहाँ करते हैं, जो अभिनव तारा के बाद जो सूर्य की प्रक्रिया होती है वह न्यूट्रॉन तारा या फिर पल्सर में परिवर्तित होती है। पल्सर जो तारा है वह धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ और सिकुड़ते चला जाता है और एक बिंदु पर आकर सिमट जाता है। इसे ही हम लोग ब्लैक होल के नाम से जानते हैं या कृष्ण छिद्र।
देखिए किस प्रकार बताया गया है इसमें कि पूरा का पूरा एक बिंदु पर आकर एक क्षेत्र में आकर सिमट गया, इसे ब्लैक होल कहते हैं। और ब्लैक होल में यह कहा था कि ब्लैक होल से किसी भी पदार्थ का पलायन संभव नहीं है। यही कारण है, यहाँ तक कि यहाँ लाइट भी पलायन नहीं करती है। यही कारण है कि ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता। तो ये ब्लैक होल से कुछ अवधारणाएं नहीं। तो सूर्य की प्रक्रियाएं दो रूपों में हुई, एक जिसका द्रव्यमान कम होगा वह अंत में ब्लैक ड्वार्फ बनकर सिमट जाता है, रह जाता है, और दूसरा अगर द्रव्यमान अधिक है तो वह ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये रहा। अब हम लोग देखते हैं सूर्य के बारे में। ठीक है, तो सूर्य के बारे में यही है कि सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सूर्य हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी का एक तारा है ना, जो मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा में स्थित है, और हम लोग जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा जो है उसका चक्कर लगा दी। मान लीजिए कि ये पूरा आकाशगंगा है और ये आकाशगंगा केंद्र से लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष दूर है, और सूर्य जो है चक्कर लगा रही है। तो बहुत लोग बोलते हैं क्या सूर्य स्थित है? तो सूर्य स्थित नहीं है, बल्कि वह भी घूम रही है। तो परिक्रमा किसकी कर रही है? तो हमारे मंदाकिनी या मिल्की वे के केंद्र की कर रही है। और जो परिक्रमा है उसकी जो गति है वह 241.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 241.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से केंद्र की चक्कर लगा रही है। और यह चक्कर लगाते हुए उसे एक पूरा करने में कार्यकाल, या कह सकते हैं एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। और इसी 25 करोड़ वर्ष को हम लोग कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो ब्रह्मांड वर्ष पता चला गया कि क्या है? तो ब्रह्मांड वर्ष सूर्य द्वारा मंदाकिनी के केंद्र को चक्कर लगाने में जो एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे ही ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहते हैं। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देखते हैं कि सूर्य के रासायनिक संघटक के बारे में कि क्या क्या है, कैसे। तो सूर्य के रासायनिक संघटक में देखिएगा, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% है। और अन्य तत्व में मुख्य रूप से भारी तत्व में है लिथियम और यूरेनियम। तो ये इसके रासायनिक संघटक में है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि जितना हाइड्रोजन होगा समझिए कि तारा उतना ही युवा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही धीरे धीरे क्या होता है, हीलियम में परिवर्तित होता है। तो जितनी मात्रा हाइड्रोजन की अधिक होगी समझिए वो उतना युवा होगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो लगभग कह सकते हैं कि 1/3 सूर्य का पूरा हो चुका है। तो क्वेश्चन बनता भी है कि सूर्य का जो आयु है क्या है? तो आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। मतलब सूर्य का आयु 5 बिलियन वर्ष हो चुका है। और जीवित कितना होगा? तो इसका 2 गुना 10 बिलियन वर्ष, मतलब 2/3 और 1/3 इस प्रकार से तो इसका उम्र है। अब सूर्य का व्यास जो डायमीटर है क्या है? तो 13,92,000 किलोमीटर है। और इसका आयतन वॉल्यूम है 10.83 × 10⁻11 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका आयतन हो गया। सॉरी यहाँ क्यूब होगा, गलती। ठीक है, तो ये इसका आयतन हो गया। अब है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? क्योंकि फैक्ट से क्वेश्चन पूछता है। तो 8 मिनट 18 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश की चाल क्या है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये इसकी चाल है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में। तो सूर्य की देखिएगा आंतरिक संरचना मोटे तौर पर केंद्र के पास देखिएगा, फिर प्रकाश मंडल, ये है आपका प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के बाद फिर है आपका वन मंडल, और बाहर है प्रभा मंडल। अगर हिंदी में देखा जाए तो सेंटर, फिर उसके बाद सेंटर के बाद फोटोस्फीयर, फिर क्रोमोस्फीयर, फिर बाहर में कोरोना। इसको प्रभामंडल या किरीट भी कहा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रभामंडल, किरीट या कोरोना। तो ये सूर्य की बाहरी संरचना है। अब
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला कि केंद्र का तापमान क्या है। तो केंद्र का जो तापमान देखिएगा लगभग 150 लाख डिग्री सेल्सियस। सोचिए स्थिति क्या है, 150 लाख डिग्री सेल्सियस है। फिर है प्रकाश मंडल, जिसे हम लोग नंगी आंखों से देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछता भी है कि प्रकाश मंडल कौन सा है। तो सूर्य का वैसा भाग जो हमें नंगी आंखों से दिखाई देता है या जिसे हम नंगी आंखों से देखते हैं, यह प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहलाता है। और इसका जो तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस। वर्णमंडल क्या है। तो वर्णमंडल सूर्य के कह सकते हैं सूर्य का वैसा भाग जहां भयानक गति वाले वायु का आवरण पाया जाता है। मतलब यहाँ पर जो सूर्य की प्रकाश निकलती है तो वायु का आवरण पाया जाता है। और इसका जो तापमान है वो 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है वर्णमंडल। और प्रभामंडल या फिर किरीट या कोरोना, तो यह जो पार्ट होता है बाहरी आवरण, उसे हम लोग सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। क्योंकि देखिए सबसे लास्ट में किनारे के रूप में इस प्रकार दिखाई देता है। सूर्य का मुकुट जिसे कहा गया है, या यह है क्या, तो वह पतला आवरण जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, वह कोरोना, किरीट या प्रभामंडल कहलाता है। ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है वह 27 लाख डिग्री सेल्सियस है, 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक दो पॉइंट और है जहां से प्रश्न बनता है, वह है सौर ज्वाला, सोलर फ्लेम और सनस्पॉट। ठीक है, सूर्य कलंक, वो क्या होता है। देखिए सौर ज्वाला है क्या, हम लोग भी पढ़े थे कि प्रकाश मंडल, प्रभा मंडल, वर्णमंडल। तो प्रकाश मंडल से ही निकलने वाला परमाणुओं का तूफान होता है, जिसे हम लोग सौर ज्वाला कहते हैं। कि ये रहा सौर ज्वाला के रूप में। और सौर ज्वाला लगभग इधर उधर निकलता रहता है। कभी कभी होता क्या है कि यह सौर ज्वाला जो है उसकी गति लगभग 700 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। देखिए गति भी लिखा हुआ है, सौर ज्वाला की जो गति है मतलब 700 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश मंडल से जो सौर ज्वाला, सोलर फ्लेम निकलता रहता है, कभी कभी वह हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में भी प्रवेश कर जाता है। और जब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का एक लेयर है आयन मंडल। और हम जानते हैं यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन जैसे कण पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं। तो इनसे टकराने के बाद ये जो सौर ज्वाला है वह रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसे हम लोग अरोरा लाइट्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये देखिएगा वायुमंडल से टकराकर खासतौर पे चौथा लेयर जो है आयन मंडल, याद रखिएगा आयन मंडल में उपस्थित अल्फा, बीटा, गामा जैसे उनसे टकराकर रंगीन प्रकाश और ऑरोरा लाइट उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग पृथ्वी के दोनों पोल से देख सकते हैं या दिखाई देता है। नॉर्थ पोल पर इस लाइट को, ऑरोरा लाइट को अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और साउथ पोल को इस लाइट को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। याद रखिएगा साउथ जो दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर जो है वहां पर ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो इसलिए याद रखिएगा, इससे आसान में आता रटने में कि ऑस्ट्रेलिया जिधर होगा उधर ऑस्ट्रेलिस होगा, मतलब साउथ में ऑस्ट्रेलिस, और जो बचा नॉर्थ, उत्तर नॉर्थ में बोरियोलिस। ये रहा सौर ज्वाला को हम लोग दो भागों में, दो स्तर पर देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर ज्वाला निकल रही है, तो सौर ज्वाला जहां से निकलेगी तो लगभग समझिए वहां से परमाणु का तूफान तो निकल गया, तो वहां पर एक काला धब्बा सा बन जाता है। और यह जो धब्बा होता है उसे सन स्पॉट कहते हैं। देखिए ये सूर्य का जो धब्बा बनता है उसे सौर कलंक या सन स्पॉट कहते हैं। और जिस जो कि हम लोग पढ़े थे यहाँ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे ये सौर ज्वाला जिस क्षेत्र से निकलती है तो उस क्षेत्र का जो तापमान है वो मात्र 1500 डिग्री सेल्सियस बच जाता है। तो
यह इम्पॉर्टेंट है और इसी की जांच करने के लिए हम लोग बार बार इस पर रिसर्च करने की बात की गई थी। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन में इसकी भी एक भूमिका मानी जा रही है कि जब भी सूर्य का रोटेट और पृथ्वी के सामने आता है तो जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव भी पड़ता है। तो खैर ये रहा। तो सूर्य की जो आंतरिक संरचना है, चारों लेयर, उसके बारे में, सौर फ्लेम क्या है, सौर ज्वाला क्या है, या फिर सनस्पॉट क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो बचेगा आपका प्लानिट, ग्रह के बारे में, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जैसे होगा ठीक है।